सोचो कि आप अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए गए हो और पता चले कि होटल वाले ने हिडन कैमरा से आप दोनों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। आप अपनी पत्नी को सच बता भी नहीं सकते और डर है कि होटल वाला आपका वीडियो लीक न कर दे। ऐसे में आप क्या करेंगे? आज की कहानी ऐसी ही मुश्किल में फंसे एक कपल राम और जानकी की है। कहानी के आखिर वाला ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम राम को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पुलिस वाले राम की कुटाई कर रहे थे क्योंकि उन्हें शक है कि राम ने अपनी पत्नी जानकी का किडनैप करके उसे मार दिया है। राम के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था, लेकिन क्या सच में राम ने ही जानकी का किडनैप किया है? सच्चाई जानने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में हम राम को देखते हैं। वो अपने ऑफिस जा रहा होता है और आज वो पहली बार जानकी को देखता है। वो कैफे में कुछ गरीब बच्चों को अपने पास बिठाकर खाना खिला रही थी और ये देखकर राम मन ही मन में सोचता है कि काश मेरी पत्नी भी इस लड़की की तरह अच्छे दिल वाली हो तो अच्छा होगा। दूसरी तरफ हम जानकी के पापा को देखते हैं। जानकी के पापा रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं। पार्टी का एक बड़ा नेता उनके घर आता है। किसी ज्योतिष ने उस नेता को बताया था कि जानकी से शादी करने के बाद तुम बहुत तरक्की करोगे, चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हो। उसने जानकी के पापा को लालच दिया था कि अगर तुम मुझसे अपनी बेटी की शादी करवा दो तो मैं तुम्हें और भी बड़ा पद दिलवाऊंगा। जानकी के पापा इस शादी के लिए मान गए थे, लेकिन जानकी की मां मना कर देती है। कहती है कि मेरी बेटी अपनी मर्जी से शादी करेगी, किसी के दबाव में नहीं। यह सुनकर नेता गुस्सा हो जाता है। जानकी के पापा से कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नेता गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर जानकी का पापा भी गुस्सा हो जाता है। वो जानकी की मां को छत से धक्का दे देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। वो एमएलए था तो पुलिस वालों को एक्सीडेंट बताकर केस बंद करवा देता है। एक हफ्ते बाद हम जानकी के फ्रेंड रमेश को देखते हैं। दरअसल जानकी के नाम पर 300 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और जानकी की प्रॉपर्टी के लिए रमेश उससे शादी करना चाहता था, लेकिन फिलहाल जानकी अपनी मां की मौत से बहुत दुखी होती है। एक हफ्ते से उसने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया था और आज जब जानकी के पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे तब रमेश उसके घर आता है और जानकी उसके साथ अपना घर छोड़कर चली जाती है। वो पास के ही एक गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। दूसरी तरफ राम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा होता है। शाम को राम अपने दोस्तों के साथ पब में जाता है। सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं और इत्तेफाक से जानकी भी इसी पब में होती है। वो रमेश के साथ पब में आई थी। उसे देखते ही राम अपने बर्थडे का बहाना करता है और जानकी को एक ड्रिंक ऑफर करता है। फिर सब लोग डांस करने लगते हैं और जानकी भी राम के साथ डांस करने लगती है। दोनों को एक साथ डांस करता हुआ देखकर रमेश को जलन होने लगती है। वो जानकी को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में वो जानकी के साथ बहस करने लगता है। कहते हैं कि मैंने पब में तुम्हारा सारा खर्चा इसलिए नहीं उठाया कि तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ डांस करो। तो जानकी कहती है कि मैं तो ब्राइडल मेकअप की जॉब करना चाहती थी, लेकिन तुमने कहा कि हम दोनों साथ मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलेंगे, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। जानकी भी गुस्सा हो जाती है। दोनों के बीच में बहस होने लगती है और गुस्से में रमेश उसे बीच सड़क पर ही उतार देता है और उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। सुनसान सड़क पर जानकी अकेली होती है। तभी कुछ सड़क छाप लड़के वहां आते हैं। वो सब जानकी के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, लेकिन जानकी की किस्मत अच्छी थी। उसी टाइम पर अपना हीरो राम वहां पहुंच जाता है। वो गुंडों की पिटाई करके जानकी को बचा लेता है और फिर जानकी के कहने पर वो उसे उसके हॉस्टल तक सेफली ड्रॉप भी कर देता है और इस दौरान दोनों एक दूसरे को अपना फोन नंबर भी दे देते हैं। अगले दिन राम अपने ऑफिस में जाता है तो आज उसका बॉस भी ऑफिस में आया हुआ था। वो राम को प्रमोट करके मैनेजर बना देता है तो राम बहुत खुश होता है। वो फटाफट से जानकी को कॉल करके कैफे में मिलने के लिए बुलाता है। इधर जानकी कैफे में आती है तो उसके पीछे पीछे रमेश भी वहां आ जाता है। वो कल रात वाली बात के लिए जानकी से माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी राम भी वहां आ जाता है और वो रमेश के सामने ही जानकी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये देखकर रमेश चिढ़ जाता है। वो राम के साथ मारपीट करने लगता है। राम जानकी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। और जानकी भी तुरंत इस शादी के लिए मान जाती है और बेचारे रमेश का
पोपट हो जाता है। राम के ऑफिस वाले दोस्त मिलकर राम और जानकी की शादी करवा देते हैं। राम का बॉस उनके लिए मून स्टे रिसोर्ट में हनीमून पैकेज बुक कर देता है और फिर दोनों हनीमून के लिए कोडाईकनाल चले जाते हैं। रात को दोनों हनीमून वाले उस खूबसूरत कमरे में अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पलों में खोए हुए थे, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि कमरे के टीवी के पीछे सीक्रेट कैमरा लगा हुआ है और रिसोर्ट का मालिक चक्रवर्ती उन्हें लाइव रोमांस करते हुए देख रहा है और सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रहा है। अगली शाम चक्रवर्ती इस नए शादीशुदा जोड़े को डिनर पर इनवाइट करता है। राम और जानकी को लगता है कि रिसोर्ट का मालिक उन दोनों को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि डिनर की आड़ में चक्रवर्ती उन्हें कुछ और दिन रिसोर्ट में रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि उनका कुछ और वीडियो रिकॉर्ड कर सके। खैर, इसके बाद दोनों वापस अपने कमरे में आते हैं। तब जानकी के पूछने पर राम उसे अपने बारे में बताता है कि जब मैं 8 साल का था तभी मेरे माँ बाप की मौत हो गई थी। तब गोपी अन्ना ने मुझे अपने अनाथ आश्रम में रखा। कुछ साल बाद गोपी अन्ना अनाथ आश्रम के लिए फंड कलेक्ट करने बैंगलोर गए हुए थे। वापस आ रहे थे तो ट्रेन में कुछ चोरों ने उनके ऊपर हमला किया और उन्हें मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। महीनों बाद जानकारी मिलने पर हम उनकी लाश लेने के लिए गए तो पता चला कि रेलवे वाले किसी भी लाश को 1 हफ्ते तक अपने पास रखते हैं और जब कोई नहीं आता तो लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। राम जानकी को बताता है कि गोपी अन्ना की मौत के गम में वो पागल हो गया था। 6 महीने तक एक साइकेट्रिस्ट ने उसका इलाज किया था। अपने बारे में सब बताने के बाद राम जानकी से उसके बारे में पूछता है तो जानकी बताती है कि मेरे पापा रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं। ये सुनकर राम चौंक जाता है। कुछ दिन बाद दोनों हनीमून से वापस आते हैं। तब राम अपने ऑफिस के दोस्तों को भी बताता है कि जानकी एमएलए की बेटी है और ये सुनकर सबकी हालत खराब हो जाती है। राम का दोस्त योगी कहता है कि अब तो ऑफिस में ईडी की रेड पड़ने वाली है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एमएलए के बारे में जानकर सब लोग डर रहे थे और आपस में चर्चा करते हैं कि राम और जानकी को सेफ कैसे रखा जाए। तब योगी कहते हैं कि जब एमएलए को पता चलेगा तो उसे लगना चाहिए कि उसकी बेटी ने किसी अच्छे लड़के से शादी की है और बहुत खुश भी है, इसलिए तुम एक बड़ा सा बंगला किराए पर ले लो। राम को भी आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन फिलहाल उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तब योगी उसे एक लोकल गुंडे के पास लेकर जाता है जो लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देता था। राम उससे 12 लाख का लोन लेता है और एक बंगला किराए पर ले लेता है, एक कार भी खरीद लेता है और इस तरह आराम से दोनों अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। और फिलहाल दोनों इस बात से अनजान थे कि हनीमून पर उनका सीक्रेट वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया है। दूसरी तरफ उस नेता को पता चल जाता है कि जानकी ने एक अनाथ लड़के से शादी कर ली है। तब वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जानकी के पापा को कॉल करके फिर से धमकी देता है कि कुछ भी करके अपनी बेटी को वापस लाओ, नहीं तो फिर जेल जाने के लिए तैयार रहना। एमएलए पहले से ही अपनी बेटी को वापस लाने के लिए परेशान होता है। तभी ड्राइवर उसके पास आता है। एमएलए जब अपनी पत्नी को छत से धक्का दे रहा था तो ड्राइवर ने उसे देख लिया था। वो अब एमएलए को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा होता है तो गुस्से में एमएलए उसे भी पहाड़ से नीचे ढकेल देता है। इधर राम और जानकी एक स्टोर में शॉपिंग कर रहे होते हैं तो उधर चक्रवर्ती का ड्राइवर उसका लैपटॉप चुरा लेता है। वो लैपटॉप लेकर योगी के पास जाता है ताकि योगी उस लैपटॉप का डेटा फॉर्मेट कर दे और वो लोग लैपटॉप को सेकेंड हैंड मार्केट में बेच सके। योगी भी उसी स्टोर के पार्किंग में होता है और जैसे ही लैपटॉप का पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करता है तभी चक्रवर्ती के फोन पर नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। चक्रवर्ती अपने फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करके योगी को धमकी देने लगता है कि मेरा लैपटॉप वापस कर दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। डर के मारे योगी की हालत खराब हो जाती है। वो चुपके से लैपटॉप बगल वाली गाड़ी में डाल देता है और वहां से भाग जाता है। बगल वाली गाड़ी राम और जानकी की थी। दोनों मार्केट से घर वापस आते हैं। राम गाड़ी पार्क कर देता है। गाड़ी से बाहर निकलने ही वाला था कि पिछली सीट पर लैपटॉप देख लेता है। जैसे ही वो लैपटॉप ऑन करता है तो लैपटॉप के कैमरे से चक्रवर्ती को पता चल जाता है कि वो राम के पास है। वो राम को कॉल करके अपना लैपटॉप वापस मांगता है तो राम भी वापस करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। चक्रवर्ती को लैपटॉप देता है और वापस घर जाने लगता है। तभी याद आता है कि चाबी तो ऊपर ही भूल गया है। चाबी वापस लेने के लिए जाता है तो देखता है कि चक्रवर्ती फोन पर रिसोर्ट के मैनेजर से बात कर रहा है।
कि रूम नंबर 303 वाला कपल सो गया है, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देकर जगाओ ताकि वो रोमांस शुरू करे और वीडियो रिकॉर्ड हो सके। इधर राम लैपटॉप पर एक कपल का वीडियो देखता है जो कि उसी रिसोर्ट में रुका हुआ था, लेकिन तभी चक्रवर्ती एक झटके में लैपटॉप बंद कर देता है और राम को चाबी देकर वहां से भगा देता है। राम को यह सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था और थोड़ी ही देर में उसे समझ में आ जाता है कि रिसोर्ट के हर रूम में हिडन कैमरा लगा हुआ है। वो और जानकी भी उसी रिसोर्ट में रुके हुए थे। इसका मतलब है कि चक्रवर्ती ने उनका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया होगा। यह सोचकर राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक उसे रूम नंबर 303 वाले कपल का ख्याल आता है और राम उन्हें बचाने का फैसला करता है। रिसोर्ट के रिसेप्शन पर कॉल करता है। रिसेप्शन वाला उसे 303 में कनेक्ट करवा देता है, जिसके बाद राम उस कपल को सारी सच्चाई बता देता है। उन्हें सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। कपल का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था और बदनामी के डर से दोनों आत्महत्या कर लेते हैं। इधर चक्रवर्ती सब कुछ कैमरे से देख रहा था। वो तुरंत रिसेप्शन पर कॉल करते हैं और 303 में फोन करने वाले के बारे में पता करने के लिए कहते हैं। उधर अगले दिन राम अपने घर पर होता है। आज जानकी का बर्थडे था तो राम की ऑफिस के दोस्त भी घर पर ही होते हैं। वो सब केक काटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जानकी बहुत उदास होती है। वो राम से नाराज थी क्योंकि राम कल पूरी रात घर वापस नहीं आया था और अब जैसे ही जानकी केक काटकर राम को खिलाने वाली होती है, राम मुंह फेर कर वहां से चला जाता है। जानकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राम ये सब क्यों कर रहा है। तभी लोन देने वाला गुंडा भी उनके घर आ जाता है और उसके गुंडे घर में पैसों के लिए तांडव करने लगते हैं। राम उससे कहते हैं कि मैं जल्द ही तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन गुंडा उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि इस महीने की किस्त लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एट द सेम टाइम रमेश भी वहां आ जाता है। वो गुंडे को उसके सारे पैसे वापस करके उसे वहां से भगा देता है। ये देखकर राम को लगता है कि जानकी ने ही रमेश को कॉल करके मदद मांगी होगी। वो गुस्से में जानकी को खींचकर एक थप्पड़ मारता है। गुस्सा शांत होने के बाद रमेश को भी अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जानकी रोते हुए उस घर को छोड़कर चली गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद राम अब भी ये सोचकर परेशान था कि कहीं उसका वीडियो लीक ना हो जाए। जानकी भी घर छोड़कर जा चुकी थी और अगले दिन जब राम ऑफिस जाता है तो एक और प्रॉब्लम हो जाती है। एमएलए ने उसके बॉस को धमकी दी थी तो डर के मारे आज बॉस राम को नौकरी से निकाल देता है। राम अपना सब कुछ खो चुका था और तब रमेश उससे मिलने के लिए आता है। वो राम को 50 लाख का चेक देता है और कहते हैं कि इन पैसों के बदले तुम जानकी को डिवोर्स दे दो। राम को भी लगता है कि जानकी की सुरक्षा के लिए यही सही रहेगा। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो शायद मुझसे दूर रहकर ही वो खुश रह सकती है। वो अगले दिन जानकी के पास जाता है और उसे डिवोर्स पेपर दे देता है। जानकी पेपर देखकर शॉक्ड हो जाती है, रोने लगती है। राम से बात करना चाहती थी लेकिन राम उसकी तरफ देखे बिना ही वहां से चला जाता है। जानकी डिवोर्स पेपर फाड़ कर फेंक देती है। वो राम से दूर नहीं रहना चाहती थी। बार बार राम को कॉल करती है लेकिन राम उसका फोन नहीं उठा रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब जानकी ब्राइडल मेकअप की जॉब करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन उसे कोडाईकनाल के मूनलाइट रिसोर्ट में होने वाली एक शादी में ब्राइडल मेकअप का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो राम को वॉइस मैसेज करके बताती है कि मैं कोडाईकनाल के उसी रिसोर्ट में जा रही हूँ जहां हम अपने हनीमून पर गए थे। मैसेज मिलते ही राम परेशान हो जाता है। वो भागकर तुरंत कोडाईकनाल आता है तो पता चलता है कि शादी रमेश के किसी रिश्तेदार की है और रमेश ने जानबूझकर जानकी को ब्राइडल मेकअप कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था ताकि जानकी को अपने प्यार की जाल में फंसा सके। शादी में राम को देखकर रमेश भी गुस्सा हो जाता है। दोनों कुत्ते की तरह लड़ने लगते हैं। रमेश कहते हैं कि डिवोर्स देने के लिए पैसे लेने के बाद भी तूने इसे डिवोर्स क्यों नहीं दिया। ये सुनकर जानकी शॉक्ड हो जाती है। वो राम से पूछती है कि क्या तुमने सच में डिवोर्स देने के लिए इससे पैसे लिए थे। राम के पास सच्चाई बताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और सच जानने के बाद जानकी उसे सबके सामने एक थप्पड़ मारती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां राम इंस्पेक्टर को अपनी ये कहानी सुना रहा होता है। तभी पुलिस वालों को खबर मिलती है कि पहाड़ी पर एक लड़की की लाश मिली है। इंस्पेक्टर तुरंत राम को लेकर उस जगह पर जाता है। लाश को देखते ही राम चीखने लगता है, रोता है। उसे लग रहा था कि उसने जानकी को हमेशा के लिए खो दिया।
लेकिन जैसे ही वो लाश का हाथ देखता है तो वहाँ कोई टैटू नहीं था और राम समझ जाता है कि लाश को जानकी के कपड़े पहनाए गए हैं, अंगूठी भी पहनाई गई है, लेकिन ये जानकी की लाश नहीं है। पुलिस वाले जानकी को ढूंढने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। रिसोर्ट के बाहर का सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो पता चलता है कि रिसोर्ट से बाहर निकलते ही चक्रवर्ती की गाड़ी में जानकी का किडनैप किया गया है। पुलिस वाले रिसोर्ट के अंदर जांच करने लगते हैं तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। रिसोर्ट के फ्रीजर में उन्हें उस लड़के की लाश मिलती है जिसने रिसोर्ट के रूम नंबर 303 में आत्महत्या की थी। इंस्पेक्टर रिसोर्ट के मैनेजर से लाश के बारे में पूछता है तो मैनेजर कहता है कि मैंने तो आज ही यहाँ ड्यूटी ज्वाइन की है, पुराना मैनेजर तो गायब है। अब इंस्पेक्टर का दिमाग घूम जाता है। उसे लगता है कि फ्रीजर में मिली लाश और पहाड़ी पर जिस लड़की की लाश मिली है उन दोनों का मर्डर चक्रवर्ती ने ही किया है। वो एक सीरियल किलर है। तो अब पुलिस वाले चक्रवर्ती को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन्हें एयरपोर्ट के पास चक्रवर्ती की कार मिल जाती है तो अब पुलिस वालों को लगता है कि पकड़े जाने के डर से चक्रवर्ती ने फर्जी आइडेंटिटी यूज की होगी और देश छोड़कर भाग गया होगा। लेकिन चक्रवर्ती के साथ जो हुआ था कोई सोच भी नहीं सकता। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां राम को थप्पड़ मारने के बाद जानकी अपने कमरे में चली गई थी तो पीछे पीछे राम भी कमरे में जाता है। जानकी उसका हाथ अपने पेट पर रखती है, अपने होने वाले बच्चे की कसम देकर उससे पूछती है कि सच बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। राम रोना शुरू कर देता है और फाइनली वो जानकी को सच्चाई बता देता है कि चक्रवर्ती ने सीक्रेट कैमरे से उनके हनीमून का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। ये सुनकर जानकी भी शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद हम उसी रात का सीन देखते हैं जब राम ने 303 वाले कपल को कॉल करके सावधान रहने के लिए कहा था। चक्रवर्ती को पता चल जाता है कि कॉल करने वाला राम ही था। वो राम को कॉल करके अपने घर बुलाते हैं। उसके आने से पहले ही चक्रवर्ती उसे मारने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है। जैसे ही राम घर के अंदर आता है तो फर्श पर बिछी प्लास्टिक देखकर समझ जाता है कि चक्रवर्ती ने मुझे मारने के लिए यहाँ बुलाया है। और जैसे ही चक्रवर्ती उसे मारने के लिए अपनी गन निकालता है, राम उसका हाथ पकड़ लेता है, पास में रखी शराब की बोतल तोड़ता है और चक्रवर्ती की गर्दन पर वार करके उसे घायल कर देता है। फिर उसकी बॉडी को उसी की कार में डालकर रेलवे ट्रैक पर जाता है, कपड़े बदलकर हाथ में दारू की बोतल पकड़ा देता है और रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए छोड़ देता है। ट्रेन के नीचे कटकर चक्रवर्ती की मौत हो जाती है। इसके बाद वो रिसोर्ट में मैनेजर को कॉल करता है, चक्रवर्ती की आवाज में उससे बात करता है और रूम नंबर 303 में जिस कपल ने आत्महत्या की थी उसमें से लड़के की बॉडी को रिसोर्ट के फ्रीजर में और लड़की की बॉडी को चक्रवर्ती के गेस्ट हाउस वाले फ्रीजर में रखने के लिए बोल देता है। इसके बाद मैनेजर को छुट्टी पर उसके गांव भेज देता है। अब प्रेजेंट की कहानी में वो जानकी से कहते हैं कि मेरा प्लान था कि उन दोनों की मौत का इल्जाम चक्रवर्ती पर आ जाएगा, लेकिन मुझे डर था कि अगर पुलिस को पता चल गया कि चक्रवर्ती भी मर गया है तो वो चक्रवर्ती के कातिल को ढूंढने लगेंगे। पकड़े जाने का डर है, इसीलिए मैंने तुम्हें खुद से अलग किया था। जानकी भी राम की परेशानी को अच्छे से समझ जाती है। वो राम से कहती है कि अगर हम दोनों को एक साथ खुश रहना है तो चक्रवर्ती कहाँ है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तब दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। जानकी कहती है कि अगर मेरा यानी कि एमएलए की बेटी का किडनैप हो जाए और पुलिस को लगे कि चक्रवर्ती ने ही किडनैप किया है तो मामला ज्यादा हाईलाइट होगा और पुलिस वाले उसे ढूंढने के लिए अपनी जान लगा देंगे। जिसके बाद हमें बस ये साबित करना होगा कि चक्रवर्ती डर के मारे कहीं भाग गया है। दोनों अपने प्लान पर काम करते हैं। राम उसी रात चक्रवर्ती की कार का यूज करता है और जानबूझकर कैमरे के सामने ही जानकी का किडनैप कर लेता है। फिर दोनों चक्रवर्ती के गेस्ट हाउस जाते हैं। 303 वाली लड़की की लाश को जानकी के कपड़े पहनाकर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं और प्लान के मुताबिक राम जानकी को गेस्ट हाउस पर ही बांध देते हैं। फिर चक्रवर्ती की कार को एयरपोर्ट के पास ही छोड़ देते हैं। सब कुछ सेट करने के बाद वापस रिसोर्ट में आता है। अगले दिन शादी थी तो सब लोग ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट जानकी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जानकी तो अपने कमरे में ही नहीं थी। प्लान के हिसाब से राम कमरे में शराब के नशे में होता है।
कल रात उनका झगड़ा भी हुआ था। तो अब सबको लगता है कि शराब के नशे में राम ने ही जानकी के साथ कुछ गलत किया होगा और इसीलिए पुलिस वालों ने राम को अरेस्ट किया था। अब प्रेजेंट में चक्रवर्ती को ढूंढते हुए फाइनली पुलिस वाले उसके गेस्ट हाउस जाते हैं, जहां पर उन्हें जानकी मिलती है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने किडनैप करने वाले का चेहरा देखा था? तो जानकी कहती है कि उसने मेरे ऊपर कुछ स्प्रे किया था, जैसे कि मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो पुलिस वालों ने बताया कि 2 दिन पहले मेरा किडनैप हुआ था, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। पुलिस वाले राम और जानकी को छोड़ देते हैं। दोनों अपने चेहरे पर जीत की मुस्कान लिए थाने से बाहर आते हैं और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।